सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस पावन पर्व पर पाचन तंत्र का तीसरा अध्याय उसकी शुरुआत करते हैं। और यदि आपने पाचन तंत्र की तीनों वीडियो बहुत अच्छी तरीके से देखी है तो ईमानदारी से आपका पाचन तंत्र से जीव विज्ञान से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये भी ध्यान रखना, कुछ सोचते हैं कि हमारी जीएस बहुत कमज़ोर है और हम तो भविष्य में जो है कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे केवल अपने जीएस के कारण। मगर मैं आपसे समझाना चाहता हूँ कि आपकी जीएस कमज़ोर नहीं है। क्या आप कुछ पढ़ने का तरीका अपना लग रहा होगा, जो भी समस्याएं रही होगी, मगर कभी सोचकर देखिए कि ज़िंदगी के बहुत पहलू, बहुत किस्से ऐसे होंगे जहां आपने कभी हार नहीं मानी होगी। आपसे किसी ने कहा होगा कि आप 500 मीटर दौड़ लगाइएगा, आप 5 किलोमीटर दौड़ लगाइएगा, मगर आपने उससे दुगनी जो है मेहनत की होगी। कोई कहता है आपसे 50 डिप्स लगाइएगा तो आपने मेहनत की होगी कम से कम 100 डिप्स लगाने की। तो ज़िंदगी के किस मुकाम पर आपने जो है अभी तक असफलता मिली है, जहाँ भी आपने चाहा तो उसी को आपने कर पाया है। तो जीएस में कमज़ोर कभी मत रहिएगा और ये अपने मन की सोच को बदलिएगा कि मैं जीएस में कमज़ोर हूँ। आप मजबूत हो और मजबूत थे और मजबूत रहोगे भविष्य में, ये ध्यान रखना। और आइए शुरुआत करते हैं जीएस की जो है इस लेक्चर की, बायोलॉजी की इस क्लास की। और हमने जो है देखा था पहले बायोलॉजी में पिछले अध्याय के बारे में जो है हमने काफ़ी कुछ पढ़ा। और अब जो है अग्नाशय के बारे में जो है समझते हैं, पैनक्रियाज के बारे में। देखो पैनक्रियाज जो है अग्नाशय के बारे में हमने कल पढ़ा था कि उसमें जो है कुछ एंजाइम जो है बनते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आगे का जो लेक्चर शुरुआत करते हैं पैनक्रियाज के बारे में समझते हैं। पैनक्रियाज जो है वो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। और जैसे कि सबसे बड़ी ग्रंथि सभी जानते हैं कि आपका यकृत है, और ऐसे ही दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो कहलाती है वो ही आपका अग्नाशय है। अग्नाशय की यदि बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा ये मिश्रित ग्रंथि है, इसी में पूर्ण पाचक रस बनता है। मिश्रित ग्रंथि के बारे में पहले थोड़ा समझिए। मिश्रित ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जहाँ से अंतःस्राव जो अंतःस्रावी काम करती है और बहिःस्रावी काम करती है, अर्थात जहाँ से हार्मोन भी स्रावित होते हैं और जहाँ से एंजाइम भी स्रावित होते हैं, वही कहलाती है एक मिश्रित ग्रंथि। इसी से जो है अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है क्योंकि हार्मोन स्रावित होते हैं, इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकेगान हार्मोन और सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। ये तीनों हार्मोन एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। एक बार एग्जाम में आता है कि सोमैटोस्टेटिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो अग्नाशय से स्रावित होता है। अग्नाशय ध्यान रखना कि जो आपका ग्रहणी है ये यू आकार की, और जो आपका अमाशय है उसी के बीच आपका पैनक्रियाज है, अग्नाशय है, जो एक मिश्रित ग्रंथि है, शरीर की क्या है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है, हार्मोन है इंसुलिन। देखो इंसुलिन से एक क्वेश्चन बहुत आसानी से पूछ लेता है, तो इंसुलिन के बारे में देखिए। यहाँ इंसुलिन के बारे में बड़े ध्यान समझिए। इंसुलिन के बारे में यदि ध्यान समझें तो इंसुलिन के बारे में इतना ध्यान रखना है कि इंसुलिन के कम स्राव से जो है मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन के कम स्राव से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। और ध्यान रखना है कि इंसुलिन, यदि इंसुलिन का स्राव एक हार्मोन है अधिक हो जाता है तो रोग का नाम हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिया, जिससे नेत्र क्षमता में कमी आती है और जलन क्षमता में भी आती है कमी आती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंसुलिन के कम स्राव से तो मधुमेह रोग होता है जब शरीर में इंसुलिन का स्राव कम होता है। मधुमेह रोग कहाँ पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं अग्नाशय में। तो ध्यान रखना है कम स्राव से मधुमेह रोग होता है, और अधिक स्राव, यदि इंसुलिन का अधिक स्राव होगा तो रोग का नाम होगा हाइपोग्लाइसीमिया। बहुत ही बड़ा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और हाइपोग्लाइसीमिया जिससे नेत्र क्षमता में कमी आती है या जलन क्षमता में कमी आती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इंसुलिन का स्राव ध्यान रखना लैंगर-हैंस की द्वीपिका से होता है। लैंगर-हैंस की द्वीपिका शरीर के किस हिस्से में पाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लैंगर-हैंस की द्वीपिका आपका अग्नाशय में स्थित होती है और बीटा कोशिका में पाई जाती है। लैंगर-हैंस की द्वीपिका की बीटा कोशिका से ही आपका इंसुलिन का स्राव होता है। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है, ग्लूकेगॉन और सोमैटोस्टेटिन जो है हार्मोन, ये अग्नाशय से ही स्रावित होते हैं। बहिःस्रावी इसलिए कहलाती है
क्योंकि एंजाइम का भी स्राव होता है। कल हमने एंजाइम पढ़े थे, चाहे छोटी ट्रिक पढ़ी थी हमने, एमाई ट्रिलाई, एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, उसको हमने समझा था। तो ये जो है बाह्य स्राव भी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि यहाँ से एंजाइम का स्राव भी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अग्नाशय ग्रंथि से ही पूर्ण पाचक रस निकलता है, जो खाने के 3 बड़े भागों को, कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को और वसा का पाचन कर लेता है। देखो मुख में सबसे पहले पाचन हुआ था कार्बोहाइड्रेट का, उसके बाद में आमाशय में पाचन हुआ था प्रोटीन का। ये हमने ध्यान रखा, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च का पाचन हुआ, आमाशय में प्रोटीन का पाचन हुआ था, और अग्नाशय में ध्यान रखना खाने के 3 बड़े भागों का पाचन करने वाला पूर्ण पाचक रस पैनक्रियाटिक जूस बनता है, जिसका पीएच मान शरीर में सर्वाधिक होता है। ये भी ध्यान रखना, पीएच मान 8.3 सर्वाधिक होता है पूर्ण पाचक रस का, और उसी का नाम होता है पैनक्रियाटिक जूस। आइए आगे चलते हैं। यकृत जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसके बारे में समझते हैं। यकृत में ही ग्लाइकोजन ऊर्जा का निर्माण होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उपवास के दौरान शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है। उपवास के दौरान शरीर को ऊर्जा देने वाला कौन है? यकृत है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन कम से कम 1.5 से 2 किलोग्राम है। ऐसे ही यकृत से जो है बिलिरुबिन एक वर्णक है, एक पिगमेंट है। बिलिरुबिन की यदि मात्रा रुधिर में अधिक हो जाती है तो ध्यान रखिए कौन सा रोग हो जाता है? पीलिया, जिसी को बोलते हैं जॉन्डिस। तो ये सब जो है किसके कारण होते हैं? यकृत में यदि बिलिरुबिन की मात्रा आपके रुधिर में अधिक हो जाती है तो ध्यान रखिए रोग कौन सा हो जाता है? पीलिया हो जाता है, जिसको बोलते हैं जॉन्डिस। यकृत से ही बनता है कौन सा रस? पित्तरस। देखो पित्तरस पित्ताशय में तो इकट्ठा होता है, जो आप देख रहे हैं यकृत लीवर के नीचे आप दिखाई दे रहा है, तो ये गाल ब्लेडर, ये पित्ताशय की थैली है। ये क्या है? पित्ताशय की थैली। पित्तरस का निर्माण करता है यकृत। पित्तरस का निर्माण, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें एक बार तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पित्तरस का निर्माण तो होता है यकृत में, और पित्तरस जो है इकट्ठा हो जाता है गाल ब्लेडर में, पित्ताशय में। और एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि यदि पित्ताशय की थैली को निकाल दिया जाए, यदि पित्ताशय की थैली को निकाल दिया जाए तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पित्ताशय के बारे में चलो इसे पूरा करते हैं। पित्तरस कहाँ बना? आपका यकृत में बना, और इकट्ठा कहाँ हुआ? पित्ताशय में हुआ, गाल ब्लेडर में हुआ। यहीं पर स्टोन भी होती है, जिसका नाम पथरी होता है। ध्यान रखना पित्ताशय का जो पित्तरस होता है उसमें कोई एंजाइम नहीं होता। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। ऐसे ही ध्यान रखना है कि वसा का इमल्सीकरण, पित्तरस जो होता है वो क्या करता है? वसा का इमल्सीकरण करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यदि पूछता है कि शरीर में वसा का इमल्सीकरण, वसा का इमल्सीकरण का मीन्स है कि बड़ी बड़ी बूंदों को, जो वसा है, जो फैटी एसिड है, वसा को लिपिड के भी नाम से जानते हैं। बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में विभाजित करने वाला पित्तरस होता है, तो वो करता है वसा का इमल्सीकरण। पित्तरस का पीएच मान कितना होता है? 7.7। इसका मीनिंग है कि वो होता है क्षारीय। यदि पित्त की थैली को बड़े ध्यान से समझिएगा, शरीर से निकाल दिया जाए तो पाचन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पाचन क्रिया पर केवल इतना प्रभाव पड़ता है कि जो शरीर में वसा का पाचन होता है, चिकनाई का जो पाचन होता है, उसको पाचन में थोड़ी कठिनाई होगी। इसका मतलब यदि किसी की पित्त की थैली निकल चुकी है तो चिकनाई की चीज़ मतलब बर्गर समोसे से दूर रहना पड़ेगा, थोड़े बचकर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सब जो है ऐसे चलता रहेगा। वसा का इमल्सीकरण, वसा के पाचन में थोड़ी कठिनाई आएगी। कब? जब पित्त की थैली का है शरीर से निकल जाएगी। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? आपका पित्त रस करता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो यकृत की बात कर रहे थे हम, ग्लाइकोजन ऊर्जा का निर्माण वो करता है, बिलिरुबिन का निर्माण करता है। यदि इसकी मात्रा अधिक होती है तभी पीलिया रोग हो जाता है, जिससे बोलते हैं जॉन्डिस। पित्तरस का निर्माण भी यकृत करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यकृत का। यदि आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो ध्यान रखना आपने कुछ नहीं पढ़ा यकृत के बारे में। यहीं से क्वेश्चन आता है कि रुधिर की अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है कि रुधिर की अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, तो ध्यान रखना उसी का नाम है यकृत। आइए
आगे देखते हैं और छोटी आंत के बारे में बात करते हैं। पहले जो परिभाषा इसकी बात करते हैं, स्वांगीकरण किसे कहा जाता है। कई बार एग्जाम पूछा गया है कि स्वांगीकरण क्या है, एसाइमाइलेशन क्या है। अवशोषित भोजन का शरीर में उपयोग, अवशोषित भोजन का शरीर में उपयोग। अमाशय से जब भोजन आगे गया था पक्वाशय की ओर, ग्रहणी की ओर, तो उसी को काइम के नाम से जाना गया था। उसी को किस नाम जाना गया था? काइम। काइम से भोजन का जो कुछ हिस्सा रुधिर में मिल जाता है और रुधिर के बाद जो है शरीर उसे जो है अवशोषित कर लेता है। अब इस परिभाषा को बड़े ध्यान समझिए। स्वांगीकरण 1 नंबर का जो है सवाल है। स्वांगीकरण क्या होता है? अवशोषित भोजन का शरीर में उपयोग में लाया जाना। जो अवशोषण किया अवशोषित भोजन और उसका जो शरीर इस्तेमाल कर रहा है, ब्रेन भी उसका इस्तेमाल करता है उस ऊर्जा का, आपकी जो है अंग हैं शरीर के में भी जो है इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा भी होगा कई बार खाना खाया, छोटी बात है मगर समझ लायक है, खाने के बाद में देखा होगा बहुत तेज़ी से नींद आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो खाना खाते हैं, जो पाचन क्रिया है, चाहे इसमें अमाशय कार्य करता है, चाहे इसमें अग्नाशय कार्य करता है, छोटी आंत कार्य करते हैं, तो पाचन क्रिया में कई बार बहुत अधिक खाना खा लिया, ठीक है। अक्सर जो है विवाह शादी में तो होता ही है। होता क्या है कि कहीं ज़्यादा खाना खा लिया तो बहुत ज़्यादा नींद क्यों आती है? क्योंकि खाने के पाचन के लिए अंगों को कार्य करने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा जो है हमें कहाँ से प्राप्त होती है? फिर मस्तिष्क से। जितनी इनके पास ऊर्जा थी इतनी तो इन्होंने अपने जो है इस्तेमाल की। अब क्या अमाशय ने भी, अग्नाशय ने भी, छोटी आंत ने भी, मगर आपने तो खाना बहुत खाया हुआ है, तो इसलिए जो है इसने अतिरिक्त ऊर्जा कहाँ से ली? मस्तिष्क से ली। तो इसलिए जो है व्यक्ति को क्या है, थोड़ी कमजोरी महसूस होती है, थोड़ी नींद जो है उसे महसूस होती है। तो ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझने लायक। तो स्वांगीकरण की यही परिभाषा है, अवशोषित भोजन का शरीर में उपयोग में लाया जाना। शरीर में उपयोग में लाया जाना तो उसे बोलते हैं स्वांगीकरण। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। यकृत के बारे में हमने समझा, एक कोइटिस के बारे में समझा। बात करते हैं छोटी आंत की, इंटेस्टाइन की। छोटी आंत, ध्यान रखना, छोटी आंत के जो है देखो लंबाई हम रट के चले जाते हैं कि 22 फीट तक लंबाई है छोटी आंत की, 6 मीटर से अधिक लंबाई है, 6-7 मीटर तक जो है, और अधिकतम तो 9.8 मीटर तक हो जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, मगर अब एक एग्जाम में पूछी गई थी इसकी चौड़ाई व्यास। तो छोटी आंत की चौड़ाई होती है 2.5 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना है। छोटी आंत जो है वो पीएच मान कितना होता है? उसका पीएच मान होता है 8, जो छोटी आंत का रस होता है, आंत रस जिसे कहते हैं, और 2 लीटर तक स्रावित हो जाता है। जैसे लाल स्रावित कितना होती है? लगभग 1.5 लीटर तक, ऐसे ही 2 लीटर आंत रस स्रावित होता है आपका एक दिन में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडनम, जेजुनम और इलियम। देखो यहाँ से क्वेश्चन कभी मिस मत करिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है समझने का। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडनम, ग्रहणी जिसको पक्वाशय बोला जाता है, कल हमने इसके बारे में पढ़ा था, जेजुनम मध्यांत्र जिसका नाम है, और इलियम जिसका नाम है शुद्धांत्र। तो 3 भाग हैं छोटी आंत के, ड्यूडनम, जेजुनम और इलियम, ग्रहणी, मध्यांत्र और शुद्धांत्र। जो पाचन क्रिया ग्रहणी और जेजुनम बहुत कम पाचन क्रिया होती है, सबसे जो अधिक पाचन क्रिया होती है इलियम भाग में, शुद्धांत्र में। और कुछ एंजाइम हैं, ध्यान रखना है, छोटी आंत के एंजाइम लीलामा-सू-ई की तरह है, इतना ध्यान रखना है, लीलामा-सू-ई। तो ली से लाइपेज, ला से लैक्टेज, मा से माल्टेज, सू से सुक्रेस और ई से इरेप्सिन। ये छोटी आंत के एंजाइम हैं, और उम्मीद है ऐसे आपने समझ में आएगा, लीलामा-सू-ई, बस ऐसे ध्यान रखना है। लाइपेज क्या करता है? वसा को ग्लिसरीन में परिवर्तित करता है। लैक्टेज क्या करता है? लैक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज शर्करा में। और सुक्रेज क्या करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज शर्करा में परिवर्तित करता है। इरेप्सिन सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे अंतिम बार जो है प्रोटीन का पाचन शरीर में कहाँ होता है? ये एक्ट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे अंत में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? ये एग्जाम के क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखना है, सबसे अंत में प्रोटीन का पाचन। देखो प्रोटीन का पाचन आपका कहाँ कहाँ हुआ, यदि आप बड़े ध्यान से समझे हो तो प्रोटीन का पाचन आपका अमाशय में हुआ था सबसे पहले। उसके बाद में प्रोटीन का पाचन अग्नाशय में हुआ था, जो ट्रिप्सिन एंजाइम बना था। पेप्सिन कहाँ बना था? अमाशय में। ट्रिप्सिन कहाँ बना था? अग्नाशय में। और प्रोटीन का पाचन सबसे अंत में होता है छोटी आंत में, इंटेस्टाइन में।
और उसी को जो है पाचन करता है आपका इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। अमीनो अम्ल शरीर के लिए बहुत आवश्यक है और अमीनो अम्ल भी प्रोटीन का ही एक रूप है, ये आपने समझना है। और इरेप्सिन जो है, ये सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि इरेप्सिन जो है कहाँ बनता है, वो बनता है छोटी आंत में, जिसको बोलते हैं शुद्धांत्र, इलियम उसका एक नाम है। बात करते हैं बड़ी आंत की। बड़ी आंत में केवल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शरीर में जल का अवशोषण कहाँ होता है। अब तक जल की बात नहीं आई है, जल का अवशोषण कहाँ होगा, तो जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। ये सिंपल क्वेश्चन है। बड़ी आंत जिसे कोलन के नाम से जाना जाता है, सीकम उसी का नाम है, कोलन और सीकम किसका नाम है, बड़ी आंत का। तो कोलन या सीकम के बारे में बात करते हैं कि ये क्या करती है, जल का अवशोषण करती है, विटामिन के इसी में संश्लेषित रहता है, और फाइबर का पाचन भी बड़ी आंत करती है। फाइबर का पाचन भी बड़ी आंत करती है। आपने देखा होगा जब डायरिया होता है, जब डायरिया उल्टी दस्त की जो है एक स्थिति हो जाती है, डायरिया होता है, तो उसमें जो है कहते हैं कि खाया पिया नहीं पच रहा। क्यों नहीं पच रहा, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है कोलन में, जो करता है किसका अवशोषण, जो करता है जल का अवशोषण। तो बड़ा इंपॉर्टेंट जो है आज का चैप्टर रहा, एक एक बिंदु को हमने समझा। वर्क जो है किडनी के बारे में आज के लिए इतना ही ध्यान रखना कि इसकी इकाई जो है, मापने की इकाई क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। किडनी के मापने की इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन। अगले चैप्टर में जो है हार्मोन्स एंजाइम में क्या अंतर है, क्योंकि क्या होता है कई बार जीव विज्ञान के बड़े बड़े फैक्ट हम समझ लेते हैं, मगर छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, हार्मोन एंजाइम में अंतर नहीं पता होता है, और विटामिन क्या होता है, तो ये छोटे छोटे फैक्ट हम समझेंगे। नेक्स्ट जो है अध्याय बड़े ध्यान से देखिएगा, जीव विज्ञान की सुपर क्लास है और इसको पूरा कीजिएगा। धन्यवाद।